हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम 12th क्लास के लिए बायोलॉजी विषय में 33वां चैप्टर, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर ही चालू कर दिया था, और उसके पहले भाग के अंदर, क्योंकि ये आज हमारा दूसरा भाग है, पहले भाग में हमने मानव में भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में पढ़ा था। मानव में किस प्रकार भ्रूण का परिवर्धन होता है, या सीधे शब्दों में हम ये कहें कि मानव के अंदर जो भ्रूणीय विज्ञान होती है, जिसमें भ्रूण का अध्ययन करते हैं, उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और ये एम्ब्रियोलॉजी पूरा आप विस्तार से पढ़ेंगे आगे जब आप कॉलेज में जाएंगे। तो यहाँ चूंकि हमारे एक चैप्टर है, 33वां जो हमारा अध्याय है, उसमें मानव में भ्रूणीय अध्ययन में हम विभिन्न क्रियाओं को पढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है। एनसीईआरटी की बुक में और अपने आरबीएससी की बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने विभिन्न अवस्थाओं को जो भ्रूणीय परिवर्धन में होती है, उन्हें चित्र के माध्यम से दर्शाया है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भ्रूणीय परिवर्धन में सबसे पहले, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज या जाइगोट। और जाइगोट जो होता है वो भ्रूणीय परिवर्धन के लिए मात्र कोशिका का कार्य करता है, मदर सेल के रूप में कार्य करता है। और ये जो मदर सेल है, यानी यही आगे चलकर एक भ्रूण का परिवर्धन करेगी। और ये द्विगुणित है, यानी क्रोमोसोम्स नंबर इसके अंदर द्विगुणित है, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। क्यों होते हैं ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो निषेचन क्रिया के द्वारा होता है, फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। और फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ ये सब हम जानते हैं कि यहाँ पर ये अंडाशय है, अंडाशय में अंड जनन द्वारा अंडाणु का निर्माण हुआ। ये सक्रिय अंडाणु अंडाशय से 14वें दिन अंडोत्सर्ग क्रिया द्वारा अंडवाहिनियों में उतर आता है। और जैसे ही अंडवाहिनियों के ये कौन सा भाग होता है, हमने कहा मानव में निषेचन क्रिया कहाँ होती है, आपको कई बार बताया है। तो मानव में निषेचन क्रिया अंडवाहिनियों में, और उसमें भी अगर भाग पूछे, पर्टिकुलर स्पेशल अगर क्वेश्चन को और गहराई से पूछता है, क्योंकि अंडवाहिनियां यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, राइट। अब कौन से भाग में है, तो ये जो फूला हुआ भाग है, जिसे एम्पूला कहते हैं, ध्यान है आपको, एम्पूला बताया था। तो एम्पूला में निषेचन क्रिया हुई, और यहाँ निषेचन देखिए, ये स्पर्म्स ने अंडाणु को चारों ओर से घेर रखा है। तो यहाँ इसमें ये इसके अंदर एंट्री करके एक ही स्पर्म एक बार में प्रवेश करेगा। मानव में मोनोस्पर्मी होती है, आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद जाइगोट जो बनता है, यहाँ पर निषेचन क्रिया जो है वो होने के बाद जाइगोट में पहला विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, जिसे विदलन कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने विदलन के बारे में पढ़ा था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उसको भी देखिए, तभी आपको आगे की स्टेज समझ में आएगी। तो यहाँ विदलन हुआ, विदलन पहला विदलन होगा, यहाँ पर फर्स्ट विदलन। फिर उसके बाद क्या होगा, दो कोशिकीय अवस्था बनेगी। इसके बाद सेकंड विदलन होगा, 4 कोशिकीय अवस्था बनेगी, 4 सेल स्टेज। इसके बाद जो है तीसरा विदलन होगा, तो तीसरे विदलन के बाद 8 कोशिकाएं बनेगी। और ये इस प्रकार आपको बताया था, पहला जो विदलन है वो 60 घंटे में होता है, निषेचन के लगभग 60 घंटे बाद, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरह से जो है आगे की जो क्रियाएं हैं वो चलती जाती हैं, और एक गोलाकार ठोस गेंद बनती है, जो कि बहुकोशिकीय रचना है। इसे मोरुला या तूतक कहते हैं। और ये तूतक जो है निर्माण की क्रिया, मोरुला के निर्माण की क्रिया मोरुलेशन कहलाती है। तो ये हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके हैं।
अब आगे देखिए, जैसे ही मोरूला आगे नेक्स्ट विभाजन करता है तो 16 से 32 कोशिकीय अवस्था बनेगी, और ये 32 कोशिकीय अवस्था, 16 से 32 कोशिकीय अवस्था, ये कहलाती है कोरक पुटी। क्या कहलाती है? कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो निषेचन के लगभग जो है यानी 3 से 4 दिन बाद बन जाती है, और यहाँ पर ये बनने के बाद यूट्रस के अंदर उतर आती है। ये आप देख रहे हैं, ये यूट्रस है, गर्भाशय है, और गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है एंडोमेट्रियम, उससे आकर ये चिपक जाता है, और यानी यूं कह सकते हैं तो निषेचन यानी रोपण की जो क्रिया है, तो जैसे ही ये आकर यूट्रस की दीवार से चिपकता है तो इस क्रिया को ही हम रोपण कहते हैं। मानव में रोपण क्रिया कोरक पुटी अवस्था में होती है, और यहाँ पर ये फिर आगे यानी रोपण के बाद अगली अवस्था गैस्ट्रुलेशन आती है। भ्रूण में 3 जनन स्तर बनते हैं, और फिर उससे विभिन्न जो है ऑर्गन्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। तो रोपण की परिभाषा क्या हो जाएगी? रोपण की परिभाषा क्या है कि कोरक पुटी का गर्भाशयी एंडोमेट्रियम से, कोरक पुटी जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशयी एंडोमेट्रियम से ट्रोफोब्लास्ट सेल द्वारा चिपकना रोपण कहलाता है। कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशयी एंडोमेट्रियम से ट्रोफोब्लास्ट सेल कौन सी होती है? हम जानते हैं कि हमने एक बार फिर से देखते हैं, ये जायगोट, फिर इसके अंदर आप देखेंगे 2 कोशिकीय अवस्था बनी, फिर इसके बाद 4 कोशिकीय अवस्था बनेगी, फिर 8 कोशिकीय अवस्था, फिर इसके बाद 16 कोशिकीय अवस्था, और यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं एक खोखली, यहाँ पर एक रिंग के समान संरचना बन जाती है। इसको हम कहते हैं कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट जो होती है, वास्तव में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोरक पुटी, अंदर से एक इसमें खाली स्थान होता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 कोशिकाएं, 16 कोशिकाओं में से 8 कोशिकाएं अंदर की तरफ होती है, जिसे अंतर कोशिकीय गुच्छ कहते हैं। कोशिकीय गुच्छ, ये बाहर की जो लेयर है ये कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट, ये जो अंदर गुहा है इसको हम कहते हैं कोरक गुहा यानी ब्लास्टोसील। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल है ये एनिमल पोल कहलाता है, जबकि ये वेजिटल पोल कहलाता है, यानी ये सक्रिय ध्रुव है। तो यहाँ से ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है यहाँ से जिधर अंतर कोशिकीय गुच्छ होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये दीवार से चिपक जाती है। इसी क्रिया को हम रोपण कहते हैं। तो मानव में रोपण क्रिया कौन सी अवस्था में हुई? कोरक पुटी अवस्था में। कोरक पुटी अवस्था कितने सेल की है? ये जो है 16 से लेकर 32 सेल स्टेज होती है, 16 से 32 सेल स्टेज होती है। और यहाँ पर फिर इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला भवन। ठीक है, कोरक पुटी का बनना कोरक भवन कहलाता है, कोरक भवन।
या इसको हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन। तो कोरक कुटी मानव के अंदर लगभग जो है 3 से लेकर यानी 5 से लेकर 6 और 7 दिन तक जाकर यहाँ पर चिपक जाती है और इसके ऊपर यहाँ तक हम कहते हैं जोना पेलुसुडा आवरण होता है। कौन सा आवरण होता है? जोना पेलुसुडा। ये आपको पहले भी बता चुके हैं। तो जोना पेलुसुडा आवरण का क्या महत्व है? जोना पेलुसुडा आवरण देखिए यहाँ तक इसके ऊपर रहेगा जब तक ये मोरुला अवस्था में है, क्योंकि जोना पेलुसुडा इसको चिपकने से बचाता है। तो जैसे ही ये यूट्रस के अंदर आती है यानी कोरक कुटी अवस्था जब बनती है तो जोना पेलुसुडा यहाँ से हट जाता है, क्योंकि इसके हटने के बाद ही ये यहाँ पर रोपित होता है। अब आप कहें कि भाई अगर मान लो जोना पेलुसुडा यहाँ हट जाता तो क्या होता? तो ध्यान रखना ये जोना पेलुसुडा ये एक प्रकार से इसके ऊपर इस प्रकार का आवरण है जो इसको चिपकने से बचाता है, यानी इसको रोपण से रोकता है। नहीं तो क्या होगा, ये यहाँ पर रोपित हो जाएगा अंडवाहिनियों में, जो कि घातक होगा। और ऐसी जो है एबनॉर्मलिटी अगर होती है तो हमें भ्रूण को टर्मिनेट करना पड़ता है, क्योंकि अंडवाहिनियों में भ्रूण अगर बनेगा तो वो फट जाती है और जो है जो यानी माता है उसकी जो है एक प्रकार से जो है सीरियसनेस कंडीशन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा यानी विभिन्न तकनीकों के द्वारा जांच करके पता लगा देते हैं कि भ्रूण का जो विकास है वो सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं। तो 2 विधियां हम पढ़ते हैं, एमनियोसिंथेसिस और अल्ट्रासाउंड, जिनसे हम भ्रूण के परिवर्तन का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि रोपण क्या है, इसको हम इम्प्लांटेशन भी कह रहे हैं, कि भ्रूण की जो है कोरक कुटी अवस्था में जो है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। आप देख रहे हैं ये एंडोमेट्रियम है अंदर की दीवार। तो ये रोपण क्रिया हो गई कौन सी अवस्था में? कोरक कुटी अवस्था में। इससे पहले की अवस्था मोरुला थी। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुला भवन क्या है? अगली प्रक्रिया है गैस्ट्रुला भवन। गैस्ट्रुला भवन, इसको गैस्ट्रुलेशन भी कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन, तो ध्यान रखना गैस्ट्रुला भवन क्या है, जो कि एक जिसे अपन कह रहे हैं, जो हमारे पास एक परतीय ब्लास्टोसिस्ट है, एक परतीय जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका 3 भ्रूणीय स्तरों में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? गैस्ट्रुला भवन कहलाता है। ये एक ऐसी भ्रूणीय प्रक्रिया है जिसमें इसकी पहचान ही ये होती है कि जो भ्रूण के अंदर 3 जनन स्तर बनते हैं, जिनको अपन कहते हैं भ्रूण के जनन स्तर। एक परतीय कोरक कुटी से 3 स्तरीय भ्रूण का बनना गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। अब कौन कौन से 3 भ्रूणीय स्तर बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमने बार बार आपको बताया है कि कोई भी जीव जब बनता है, मानव है या अन्य कोई स्तनधारी प्राणी है, तो उसके अंदर शरीर का जो निर्माण होगा वो 3 भ्रूणीय स्तरों से होता है, जिन्हें हम 3 भ्रूणीय स्तर या जनन स्तर कहते हैं। तो भ्रूणीय अवस्था में वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? पहला स्तर होता है एक्टोडर्म, जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं हम, बाह्य त्वचा या चर्म कह देते हैं। दूसरा स्तर बनता है जिसे हम एंडोडर्म कहते हैं, एंडोडर्म, इसको हम अंतःचर्म कहते हैं या त्वचा। तीसरा जो भ्रूणीय स्तर होता है वो होता है जिसे हम मीजोडर्म कहते हैं, मीजोडर्म, और ये कहलाती है मध्य
स्तर या त्वचा। अब आप देखिए यहाँ पर आप कहें पहले एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म को लास्ट में क्यों लिखा है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, यहाँ आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहला स्तर बनता है एक्टोडर्म, उसके बाद बनता है एंडोडर्म और सबसे अंत में बनता है मीजोडर्म। अब आप कहेंगे मीजोडर्म बाद में क्यों बनता है? ध्यान रखना, जो प्राणी हमने वर्गीकरण में पढ़ा था 11वीं क्लास में, जिन प्राणियों के अंदर दो ही स्तर होते हैं उन्हें डिप्लोब्लास्टिक प्राणी कहते हैं, याद आ रहा है? और जिन प्राणियों में तीनों स्तर होते हैं उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। जब हम बात करते हैं कि मीजोडर्म केवल उन्हीं के अंदर होती है जिनमें वास्तविक सीलोम बन जाती है, जैसे हमने एस्केरिस की बात की तो उसमें स्यूडोसीलोम होती है, लेकिन उसके बाद जब हम पहुंचते हैं एनीलिडा के अंदर, तो एनीलिडा में तीनों भ्रूणीय स्तर पूरी तरह कंप्लीट होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और मीजोडर्म से आस्तरित गुहा होती है जिसे हम वास्तविक सीलोम कहते हैं, देह गुहा। तो ये तीन भ्रूणीय स्तरों का बनना, भ्रूणीय स्तर, ये तीन भ्रूणीय स्तरों का बनना ही गैस्ट्रुला भवन कहलाता है। ये पहचान है कि जब भ्रूण के अंदर तीन स्तर बन जाते हैं तब हम कहते हैं कि गैस्ट्रुला भवन कंप्लीट हो गया है। अब ये भ्रूणीय स्तर ही आगे जीव का भविष्य निर्धारित करते हैं कि आगे चल के एक्टोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे, उसके बाद एंडोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे और मीजोडर्म किन किन अंगों और ऊतकों का निर्माण करेगी। जैसे उदाहरण के लिए हमारी बाह्य त्वचा जो है वो एक्टोडर्म से बनती है। तो इस प्रकार पूरे भ्रूण के जितने भी जो हमारे शरीर के ऑर्गन हैं वो इन्हीं भ्रूणीय स्तरों से आगे यानी निर्मित होते हैं। तो यहाँ बात समझ में आ गई कि मानव में जो भ्रूणीय परिवर्तन है उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा क्लीवेज यानी विदलन, उसके बाद मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद हमने पढ़ा गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला के यानी रोपण हो गया, फिर गैस्ट्रुला भवन हुआ और गैस्ट्रुला भवन में 3 जनन स्तर बने। इसके बाद वृद्धि होती है और अंग निर्माण होता है यानी ऑर्गेनोजेनेसिस, अंगों का निर्माण होगा, हाथ पैरों का निर्माण होगा, सभी ऑर्गन्स बनेंगे और उसके बाद वृद्धि होने के बाद एक छोटा शिशु का निर्माण हो जाता है। तो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि ये 3 जो भ्रूणीय स्तर हैं ये क्या बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार हमारी वीडियोस को देखते रहिए क्योंकि इसमें जो भी हमारे संबंधित जो महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चंस होते हैं वो सभी हम वीडियोस में बताते हैं। पिछली वीडियोस के हमने क्वेश्चन आपको कमेंट में दिए थे। बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चनों को जो है शुरुआत में उन्होंने देखा और कमेंट्स में हमें क्वेश्चंस के आंसर दिए, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से आप कमेंट्स के क्वेश्चंस को नहीं देख रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आगे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अच्छा होगा आप हमारे साथ साथ जो है क्वेश्चनों का आंसर भी देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।